नमस्कार साथियों। अनुकृति प्रकाशन के कलम बोलती है के अंतर्गत आज जिस कहानी को लेके मैं हाजिर हुई हूँ उसका शीर्षक है मुरली महाराज। और ये कहानी आसाम और राजस्थान दोनों की आंचलिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। कोत जुआ मुरली महाराज, यानी कि कहाँ जा रहे हो मुरली महाराज। ऊँग में हड़बड़ाकर उसने चारों ओर देखा। ट्रेन का डिब्बा सवारियों से खचाखच भरा हुआ था। उमा बाइडो कहीं नहीं थी। तो फिर किसने उसे आवाज़ दी? कहीं उसे वहम तो नहीं हुआ? ये सोचकर वह खिड़की से बाहर देखने लगा। मवेशियों को हाँकते गो रखिए, पठार में लहलहाती धान की खेती, बांसों के जंगल, ताड़, खजूर और नारियल के गाछ, जाल फेंककर माछ पकड़ते मछुआरे, कल कल बहती नदी की धारा, सब कुछ पीछे छूटते जा रहे थे। 20 साल की उम्र में मुरली महाराज अपने गांव से भागकर जोरहाट आया था, दोबारा कभी ना लौटने की सोचकर। आज 40 साल बाद वह फिर से अपने गांव जा रहा है। जवानी में गांव से भागा था और अब बुढ़ापे में गांव की चाहत लिए वापस लौट रहा है। ऐसा नहीं है कि वह जोरहाट से ही उठ गया था। दरअसल एक लंबे अरसे से जोरहाट में रहने से उल्टे इसके कण कण से उसे मोह हो गया था, विशेषकर अपने मोहल्ले के लोगों से। उमा बर्डले यानी कि उमा दीदी उन्हीं में से एक थी। उससे बड़ा स्नेह रखती थी वह। अकेला आदमी क्या बनाए क्या खाए यही सोचकर कभी चाय तो कभी रांधी हुई दाल भाजी उसे भेजती रहती थी। अक्सर वह उससे कहा करती थी, मुख अन्य भूली ने भाविवा दे भाई, कुनु वस्तु दरकार होले कोई दिवा दे। यानी मुझे पराया मत समझना भाई, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कह देना। हाँ, उसे ख्याल आया कि कम से कम उस भली औरत को तो बताकर आना चाहिए था। बेचारी को क्या पता कि मैं सदा के लिए जोरहाट छोड़कर जा रहा हूँ। रेलगाड़ी के पहियों के साथ साथ उसके विचारों का पहिया भी घूमने लगा। नाम तो उसका मुरलीधर है, पर कई वर्षों तक महाराज यानी कि रसोइये का काम करने से वह मारवाड़ी सेठों में मुरली महाराज के नाम से मशहूर हो गया। बड़ी ही स्वादिष्ट रसोई बनाता था वह, पर अपने स्वाभिमानी और दबंग स्वभाव के कारण कहीं भी एक जगह टिककर नहीं रह सका। लगभग सभी बड़े सेठों के यहाँ रसोइया रह चुका था वह। अकेली जान, न चिंता न कोई फिक्र, बढ़िया से बढ़िया खाना और पहनना, खूब सैर सपाटे करना और मस्त रहना, यही सिद्धांत था मुरली महाराज का। पहले पहले मुरली को यहाँ के लोगों की बोलचाल, रहन सहन और पहनावा सब कुछ अटपटा सा लगा। मेखला चादर पहने असमिया औरतें उसे बड़ी अजीब लगती, लेकिन जब उसे असमिया बोलनी आ गई तो माइकी मोटा यानी कि औरत और मर्द सभी से खुलकर बातें करने में उसे बड़ा रस आने लगा। वहाँ का मनमोहक वातावरण उसे अच्छा लगने लगा। रिमझिम बरसता में, पूर्वी पछुआ की ठंडी बयार, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, बांस और खपरेल के कच्चे घर, गोबर माटी से लिपा पुता स्वच्छ आंगन, खपरेल पर लौकी, रंगालाऊ और कुमड़ा की बेल, आंगन में केतकी, चंपा और गुलाब के फूल की भीनी भीनी खुशबू, बाड़ी में उगे तामुल, पान, कोल यानी कि केला, मधुरी यानी कि अमरूद, अमिता यानी पपीता तथा नीम के गाछ। इस परिवेश ने मरुस्थलीय गांव में जन्मे मुरली को बहुत लुभाया।
सबसे ज़्यादा तो वहाँ के लोगों की आत्मीयता और प्रेम भावना ने उसे मोहित कर लिया। उसे लगा यहाँ के लोग तो अपनों से भी बढ़कर अपने हैं। सो अपना गांव, अपना प्रांत सब कुछ भूलकर वह यहीं पर रम गया। रीति रिवाजों का जहाँ तक सवाल है, यहाँ के लोग भी काती बिहू के दिन तुलसी की पूजा करते हैं और पूरे काती माह आंगन में घी का दिया जलाते हैं। माघ बिहू में जलती हुई मेजी को देखकर उसे होलिका दहन की याद आ जाती, तो रंगाली बिहू में युवक युवतियों को जूम बांधकर समूह में नाचते गाते देखकर उसे तीज और गणगौर और घूमर नृत्य की याद आ जाती। नए परिधान पहने और हाथों में जेटुका यानी मेहंदी लगाए जब युवतियां नाचती गाती थी तो उसके भी पैर थिरकने लगते। उसे लगा सारे ही वार त्योहार एक जैसे ही होते हैं। हाँ, मनाने का तरीका अलग अलग होता है। होली को यहाँ फागुआ और दीपावली को दीपंजिता कहने से क्या फर्क पड़ता है। धीरे धीरे उसने यहाँ के रीति रिवाज और संस्कृति को आत्मसात कर लिया। असम के सभी दर्शनीय स्थानों को देख लिया उसने। जोरहाट की तो गली गली से वाकिफ हो गया था। जोरहाट में 20-25 साल तक मस्त जिंदगी बिताने के बाद मुरली को अपना अकेलापन खटकने लगा। पड़ोस की बूढ़ी आयता यानी नानी उसे अक्सर कहती रहती, गृहिणी न होले घर भाल ना लागे, बिया बारू कोरी बुआरी लाए। बुआरी लो यान मुरली, यानी कि घरवाली बगैर घर अच्छा नहीं लगता, शादी रचाकर बहू ले आ मुरली। बूढ़ी आयता की बात उसे 16 आने जच गई। सो उसने 40-45 की उम्र में सेवाली से ब्याह कर लिया। घर बसाकर उसे बड़ी तसल्ली हुई। पुत्र के जन्म लेते ही तो उसकी मुट्ठी सदैव कलदार सिक्के सी खुशी से भरी रहने लगी। एक स्टेशन आया, गाड़ी रुकी, चाय चाय चाय, प्लेटफार्म पर शोर मचा। मुरली ने बीड़ी सुलगा ली और बीड़ी सुलगाकर बेतरतीब धुआं उठाते हुए गहरे कश खींचने लगा। हुए जल्दी ही बीड़ी राख में बदल गई। जीवन राख होने में अब बचा ही क्या है। उसे ख्याल आया, बीड़ी जितना बेटा देखते देखते धुआं सा उड़ गया। सेवाली सुल्फी सी बुझ गई। उसे खांसी आ गई। बीड़ी के टुकड़े को खिड़की से बाहर फेंककर सीने को दबा लिया। गाड़ी चल दी। उसे उमस महसूस हुई, पानी पीने की इच्छा हुई, लेकिन स्टेशन तो छूट चुका था। उसने यूं ही डिब्बे में इधर उधर नज़र दौड़ाई। एक सुराही पर निगाह अटक गई। पानी लागे निकी, एक अधेड़ औरत बोल पड़ी। इजाज़त पाकर उसने झट से सुराही को आधा कर दिया। पानी पीते ही उसे एक बार फिर उमा बाइडो का स्मरण हो आया। उसे याद आया कि अपने बेटे और औरत की मौत के बाद किस तरह दुर्दिनों की तपन को मिटाने के लिए अपनी आत्मीयता से शीतलता प्रदान करने की चेष्टा करती रही थी उमा बाइडो। मोहल्ले के अन्य लोगों ने भी बड़ी हमदर्दी दिखलाई थी, लेकिन उमा बोरदोले का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। दरअसल जितने भी वर्ष वह वहाँ टिका रहा, महज उन्हीं के कारण। कापुड़ आरु जगह यदि अशुभ होए बेगोते एड़ी दिबो लगे। कपड़ा और स्थान अगर अशुभ हो तो तुरंत छोड़ देना चाहिए। सह यात्रियों में से कोई आवाज आई। ये सुनकर मुरली को खुशी हुई कि उसने जोरहाट छोड़कर गलत नहीं किया है। साथ ही उसे इस बात का पछतावा भी हुआ कि उसे इस जगह को जल्दी ही छोड़ देना चाहिए था। एक निपुत्रिया सेठ का दिया हुआ कोट भी तो उसने जल्दी ही फेंक दिया था। खैर, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। ये सोचकर वह टांगे ऊपर करके उखड़ू बैठ गया।
उसे लगा ये गाड़ी बहुत धीरे चल रही है। इस तरह तो उसे अपने गांव पहुंचने में न जाने कितना समय लगेगा। जोरहाट से 3 दिन की दूरी पर राजस्थान में बसे अपने गांव में एक ही दिन में पहुंच जाने की उसकी इच्छा तीव्र हो उठी। उसकी आंखें डिब्बे में किसी गांवोली को तलाश करने लगी, लेकिन इस डिब्बे में तो राजस्थानी कोई था ही नहीं। अधिकतर बंगाली और आसामी यात्री ही थे। जन्मभूमि से बड़ी तो माँ भी नहीं होती है ना, उसे विचार आया। परदेश तो आखिर परदेश ही होता है। ठीक है, वह जोरहाट पिछले 40 साल से रह रहा है, केवल अपनी मर्जी से, लेकिन अपने गांव से सुंदर ये कैसे हो सकता है। गांव तो गांव ही है, वहाँ अपने स्वजन हैं, भाई बंद हैं, 5 भाइयों का भरा पूरा परिवार है। अपने हिस्से की 50 बीघा जमीन है। अब तक तो 5 परिवार के 25 परिवार हो चुके होंगे। पूरा बास ही बस गया होगा। उसे याद करके मुरली मुस्कुराया। अपने तो आखिर अपने ही होते हैं। पहुंचते ही मुझे हाथों हाथ लेंगे, जाते ही गुआड़ी और अपने हिस्से की जमीन दे देंगे। वह मज़े से खेती करेगा और आखिरी दिन अमन चैन से गुजारेगा। कुर्राराम जाट की औरत अब तक तो मर गई होगी। कितनी अच्छी थी वह। भाभी भाभी कहकर किस तरह वह उसके चूटियाँ काट लेता था। अगर सही सलामत मिली तो मुझे देखकर कितनी खुशी होगी। वही क्यों, रात रात भर कबड्डी खेलने वाले साथी चतरू, भोला, पिरबू, रामसुख और पिरथी नाई उसे देखते ही लिपट जाएंगे। उसके विचारों में गुदगुदी सी होने लगी। अब तो यही इच्छा है कि ये माटी अपनी जन्मभूमि की माटी में मिल जाए। शास्त्रों में लिखा है ना कि इससे बड़ी पुण्य कमाई और कोई नहीं है। भाई बंद अंत समय लकड़ी तो देंगे ही। दार्शनिक सा हो उठा वह। रहना तो भाइयों में, चाहे बैर ही क्यों ना हो। उसके मुंह से निकला और गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। रेल से उतरकर मुरली महाराज ने आगे अपने गांव की 60 किलोमीटर की यात्रा बस से की। वह गांव जरूर पहुंचा, पर उसे गांव नहीं मिला। एक और बस सवारियों से ठसाठस भरी हुई। ऊपर के डंडे को पकड़कर बड़ी मुश्किल से खड़े होने भर की जगह बनाई उसने। अब भी सबसे छोटे भाई की औरत की धमकी भरी आवाज, मारसू बाप कणा, बेवारसिया के माथा में काली हांडी, उसे आतंकित कर रही थी। उसे लगा कि उसके कानों में गूंज रही है ये आवाज, मारसू बाप कणा, बेवारसिया के माथा में काली हांडी। उसे लगा बस छूटने से पहले ही कहीं वह वास्तव में काली हांडी लेकर बस में ही न चढ़ जाए। उसने बस के दरवाजे की ओर झांक कर देखा। सभी मुखौटे एक एक करके उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगे। 60 के आसपास होने पर भी मजबूत कदकाठी, सांवला रंग, पथराई सी बोझिल आंखें, बेतरतीब से बिखरे बाल, बढ़ी हुई सफ़ेद दाढ़ी, मटमैले रंग का कुर्ता पायजामा, कंधे पर रखा अंगोछा और बगल में दबाई छोटी सी पोटली। इस रूप में वास्तव में शुरू में उसे भाइयों ने नहीं पहचाना, लेकिन जल्दी ही समझ गए कि ये तो मुरलीधर है। और वे ये भी समझ गए कि ये अपने हिस्से की ज़मीन जायदाद लेने के लिए, हक जताने के लिए आया है। सलाह मशविरा करके यही तय किया गया कि ऐसी बला का तो यही इलाज है कि उसे फांसी नहीं फटकने दिया जाए। परिचय देने के बाद भी वह काफ़ी देर तक खड़ा रहा। किसी ने भी उसे बैठने के लिए नहीं कहा। आखिर आंगन में बिछी हुई खाट पर पोटली रखकर जो ही वह बैठने के लिए हुआ कि तीर की तरह आकर मंझले भाई ने पोटली उठाकर दूर फेंक दी और खाट एक और खड़ी कर दी। उस वक़्त मुरली को जैसे सांप सूंघ गया था। स्तब्ध रह गया था वह।
बाएं हाथ से माथे का पसीना पोंछकर मुरली बुदबुदाया, मेरी के भगवान अण की खाट जरूर खड़ी करेगो, उनके घर तो न्याव है। उसे याद आया, लाल आंखों से घूरता हुआ दूसरा भाई किस तरह डपट कर बोला था, अठे धर्मशाला को न्या बोल वालो सागी पगा भात पाछो चलो जाए यहाँ से, कहीं लेवण आए उठे। इस पर कितनी नरमाई से बोला था वह। अरे थे लोग मन्ने ओलख्यो को न्या के, अरे भाई मैं थारो माँ जायो भाई मुरली हूँ। उसकी बात बीच में ही काट कर तीसरा भाई भड़क उठा, बोला, खबरदार जो आगे से मुंह खोलियो तो मारो भाई तो 40 साल पहला ही मर गयो, भाग अठे सु। नहीं तो भाइयों की आंखों में स्वार्थ की पट्टी बंधी थी, कुछ भी कहना सुनना व्यर्थ था। फिर भी मुरली ने आखिर कोशिश करी। आखिरी कोशिश बड़े दयनीय स्वर में बोला, भाया थे लोग मन्ने अठसु कठे भेजो, इब तो था भाया में ही मन्ने रहनो है, खेत गुआड़ी सब किमी तो अठे ही है मेरी। फिर एक और भाई ने जोर से कहा, अरे यो सीधी तरह कोन्यो माने, छोटू चल धक्का देर काढ़ ही ने बारे, ई बदमाश ने बड़ो मुंह धो आयो है जमीन लेवन ने। ये सुनकर मुरली के पांव तले की धरती खिसक गई थी। आंखों के आगे अंधेरा घिराया था। भौचक्का सा संभल भी नहीं पाया था कि सबसे छोटे भाई की औरत काली हांडी लिए मारने के लिए दौड़ी थी उसे। ये तो भला हो रूपली कुम्हारी का, जिसने बीच में ही फटकार दिया था उसे, ए बाउली की तो लिहाज कर, आखिर तेरो सगो जेठ है, सफाई नागी होगी तू तो। स्वाभिमानी मुरली और भला कितना अपमान सहन करता। वहाँ से खिसक लेना ही मुनासिब समझा, पोटली उठाई और भारी कदमों से गुआड़ी से बाहर हो गया। उसके कदम अनायास ही कुर्राराम जाट के घर की तरफ बढ़ गए थे। जमीन जायदाद की कौन सी भूख थी उसे, अपनत्व और प्रेम की तलाश में ही तो आया था वह। भाइयों के बीच बाकी दिन गुजार देने की सोचकर, सब कुछ तो इन्हीं लोगों का है, उसे तो बस 2 टाइम की रोटी चाहिए थी, लेकिन ये लोग इतने स्वार्थी और जाहिल निकलेंगे ऐसा तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था उसने। उसका मुंह घृणा से भर आया, पर थूके कहाँ। जी चाहा कि अपनी ही कमीज पर थूक ले, लेकिन अपमान की कड़वी घूंट की तरह घृणा के थूक को भी चुपचाप भीतर ही भीतर कटक गया वह। भाई ने सही चलता राहगीर मानकर ही भाई ना सही चलता राहगीर मानकर ही रात भर ठहरा लेते, गुआड़ी में ही बैठकर 2 रोटी खाकर गड़वा भर पानी पीकर अपनी साथ तो पूरी कर लेता। अच्छा ही हुआ जो जल्दी ही वहाँ से चला आया। अन्यायियों का क्या भरोसा, मार ही डालते। ये सोचकर उसे कुछ तसल्ली मिली। वह तो भला हो कुर्राराम की जाटनी का, बेचारी ने दूध खींचड़ा की थाली भर के बड़े हियाव से पकड़ाई, पोली की चबूतरे पर खाट बिछाकर आराम से सुलाया। बापड़ी भली लुगाई है, राम जी राजी रखे। जाटनी को आशीष देते हुए उसे पुनः उमा बरदोले याद आ गई, साथ ही वहाँ के लोगों की आत्मीयता भी। इस अपने देश से तो वह परदेश अच्छा है, वहाँ अपनायत तो है, यहाँ तो अंश और वंश सभी में दोगले ही निकले। अब यहाँ क्या रह गया मेरा। एक भ्रम था, वह भी निकल चुका। खड़ा खड़ा वह स्वयं को यूं ही समझाता रहा। जोरहाट से लुटा हुआ मुरली अपनों की बड़ी आस उम्मीद लेकर अपने गांव आया था, मगर गांव ने तो उसे समूल ही तोड़ दिया था। अब टूटा हुआ मुरली सुबह की पहली बस में डंडा पकड़े हुए न जाने कौन सी आस के सहारे खड़ा था। देह की माटी को गांव की माटी में मिला देने की उसकी हसरत मन की मन में रह गई। ईब तो राम ही जाने कठे माटी खराब होनी लिखी है। एक लंबी आह भरी उसने, लेकिन सवारियों में से किसी का भी ध्यान उसकी ओर नहीं गया। एक हिचकोले के साथ बस रुकी तो उसके विचारों को भी झटका लगा।
सवारियों को लांघता हुआ कंडक्टर उसके करीब आकर रुका, एक नज़र उस पर डालकर पूछा, ए डोकरा, तने कठे जानू है, बेगो सो निकाल पीसा। मुरली नहीं जानता था कि अब जाने के लिए कौन सी जगह बची है, कौन सी जन्म भूमि बची है, आखिर वह कौन सी जगह का नाम बताए। उसने पीछे मुड़कर कंडक्टर की ओर केवल झांका ही था कि उसे तेज खांसी आ गई और उसकी मंजिल का नाम देर तलक खांसी में खोया रहा। तो ये थी मुरली महाराज कहानी आसाम और राजस्थान के आंचलिक परिवेश की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स से मेरा हौसला बढ़ाइएगा। नमस्कार। अगर बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही हैं तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।